दोस्तों, आज ज्ञान दो होमवर्क सीरीज का 8वां दिन है और आज का हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि पर हस्ताक्षर को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति प्रदान की गई। ये संधि का संबंध किसके संरक्षण से है? तो ये संरक्षण जो है ये समुद्री जैव विविधता के संरक्षण से। किससे? समुद्री जैव विविधता के संरक्षण से। समुद्री जैव विविधता संरक्षण से। जैव विविधता संरक्षण से है। ठीक, उसके बाद फिर है महासागर का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा उच्च समुद्री माना जाता है? तो कितना माना जाता है? ये माना जाता है 64%। 64%। उसके बाद किस देश की संसद द्वारा तिब्बत समाधान अधिनियम पारित किया गया था? ये पारित किया गया था यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? यूएसए के द्वारा किया गया था। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दलाई लामा कहाँ के मूल निवासी हैं? ये हैं कहाँ के? तो तिब्बत के हैं। तिब्बत के मूल निवासी हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दलाई लामा ने भारत के किस स्थान पर शरण लिया था? दलाई लामा ने किस स्थान पर लिया हुआ है? ये लिया है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। किसमें लिए हैं? धर्मशाला में लिए हुए हैं। उसके बाद फिर आते हैं, और अगर इसमें से पूछा जाए कि दलाई लामा भारत में कब एंट्री किए थे? ये किए थे 1959 में दलाई लामा भारत में आए थे। उसके बाद भारतीय मूल की किन दो महिलाओं को व्हाइट हाउस पुरस्कार मतलब व्हाइट हाउस फेलो में नामित किया गया है? ये किया गया है पद्मनी पिल्लई और नलिनी टाटा। किनको किया गया है? पद्मनी पिल्लई और पद्मनी पिल्लई, माफ कीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लिखने में। पद्मिनी पिल्लई और नलिनी टाटा। कौन थी? और नलिनी टाटा। उसके फिर आते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। कितने नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं। उसके फिर आगे आते हैं, हाल ही में भारत के रुपे कार्ड को किस देश में लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आपको मालदीव में। उसके बाद आते हैं भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला देश, वो था पहला भूटान। कौन था? भूटान। उसके बाद भारत के रुपे कार्ड को अपनाने वाला पहला देश था अपना पड़ोसी देश नेपाल। उसके बाद आते हैं केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी कब प्रदान की गई? ये प्रदान की गई थी अक्टूबर 2024 को। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? ऊर्जा हब की स्थापना किया गया था 2017 में। किनके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। उसके बाद फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सचिवालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे इसका सचिवालय? वो है पेरिस में। उसके आगे बढ़ते हैं, भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास में नौसेना की किस सबमरीन ने भाग लिया था? तो किसने लिया था? इसमें लिया था भाग आईएनएस तबर ने भाग लिया था। उसके बाद फिर स्वदेश निर्मित भारत का पहला पनडुब्बी कौन सा था? वो था आईएनएस अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश निर्मित भारत की सेकंड पनडुब्बी थी अरिहंत आईएनएस अरिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग में आयोजित 5वें ग्लोब ई संचालन समिति में भारत सहित कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था? इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? भारत सहित 15 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 3rd। फर्स्ट कौन है? यूएसए। सेकंड कौन है? सेकंड है चाइना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो बता दिया एशिया पावर इंडेक्स के पहले और दूसरे स्थान पे कौन है? यूएसए है और फिर चाइना है। फिर आते हैं भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ और किस संस्थान द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूयॉर्क में किया गया था। ये न्यूयॉर्क में किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? यूएन महासभा द्वारा किया गया था। उसके फिर अगला क्वेश्चन है, एक इसमें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसमें डाउट हो रहा है हमें। सर ने बताया था कि इसका आंसर होगा दिल्ली, बट शायद हमने सर्च किया था वहाँ पे वियंतियानी दिया हुआ था, तो आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके फिर आगे आते हैं, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य कौन बना है? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य देश कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश बना है। उसके फिर आते हैं, सेला सुरंग भारत के किस राज्य में बनाने को मंजूरी प्रदान किया? सेला सुरंग कहाँ बना है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। उसके फिर आते हैं, विंग्स इंडिया का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था?
विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया था हैदराबाद में किया गया था विंग्स इंडिया का आयोजन। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा का आरंभ किन शासकों द्वारा किया गया था? ये किया गया था सातवाहन शासकों द्वारा। सातवाहन। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है और इसके निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? ये प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें शामिल होते हैं निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और दिल्ली, पुदुचेरी समेत विधानसभा के चयनित सदस्य भाग लेते हैं इसमें। तो समझ गया। भारतीय खिलाड़ी PR सर्जिस संबंध किससे है? तो ये है हॉकी से। फिर आते हैं वह रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का निर्माण सहायक होता है। थक्का बनाने में जो आता है वो है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। रक्त थक्का जन्म जाता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? किसी भी सदन में लाया जाता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उसके बाद केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है केंद्र मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, ये दिया गया है आर्टिकल 75 में। किसमें दिया गया है? आर्टिकल 75। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। pH स्केल पर सबसे प्रबल अम्ल और सबसे प्रबल क्षार को मिलाने पर प्राप्त विलयन क्या होगा? तो क्या होगा? ये बनेगा डाइल्यूट हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा, सांद्र। और उसके बाद क्या बनेगा? साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और वाटर का, साल्ट और प्लस वाटर बनता है। चूना पत्थर CaCO3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद संविधान में सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन के संवैधानिक दर्जा दिया गया? सहकारी समिति को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा इसको दर्जा मिला है? ये मिला है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA 2011 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तरी विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है रायसीना हिल। किस नाम से जाना जाता है? रायसीना हिल। रायसीना की पहाड़ी। और इसी पे हमारे राष्ट्रपति जी का भवन है बना हुआ, राष्ट्रपति भवन इसी रायसीना हिल पे है। उसमें किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा अवस्थित होती है जो कैंसर के उपचार में सहायक होता है? वो है B12। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। भारत में राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है चुनाव आयोग। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब और किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है ये LM सिंघवी के द्वारा दिलवाया गया था सिफारिश पे, और 1992 में। किसके द्वारा? LM सिंघवी द्वारा। कब? 1992। फिर आते हैं संविधान का किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ये किसमें किया गया? 8वीं अनुसूची में, 8th। फिर आते हैं कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के फैले विस्तृत पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? ये दिया गया आर्टिकल 29। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वध्वागमन शब्द में कौन सी संधि आती है? वध्वागमन शब्द में आती है यन संधि। जिसमें भी ये बीच में जो है ना कटा हुआ रहे, आधा भाग रहे, ऐसे करके आधा रहे, नौ रहे, आधा नौ रहे, आधा कुछ भी आए बीच में, तो वो यन संधि आएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल एक मिश्र धातु है जो दो धातुओं के मिलन से बनता है, वे धातु कौन सी है? देखिए इसका एक ट्रिक है याद करने का, वो है पिताजी। ये पीतल, यहाँ क्या कर रहा है? पीतल एक मिश्र धातु है, किससे बना हुआ है? तो पीतल में हो जाएगा ये तांबा और ये जिंक, तांबा और जिंक। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भारत के स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? इसके स्वतः जुताई मिट्टी कहते हैं किसको? काली मिट्टी को। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी भी कहते हैं। उसके फिर आते हैं ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तन, ये कहते हैं ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जनगणना 2011 के अनुसार भारत तथा बिहार की औसत साक्षरता क्रमशः कितनी थी? तो भारत की कितनी थी?
भारत की थी 74.04% और बिहार की थी 61.8%। फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गलवान घाटी। गलवान घाटी कहाँ स्थित है? ये है लद्दाख में। गलवान घाटी लद्दाख। जुकू घाटी नागालैंड। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। नालांग घाटी उत्तराखंड। उसके फिर आते हैं, कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी है पीर पंजाल और धौलाधर। पीर पंजाल और पीर पंजाल प्लस धौलाधर। धौलाधर। धौलाधर कहाँ है? धौलाधर पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद फिर हम आते हैं, आलियावेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? आलियावेट द्वीप स्थित है नर्मदा नदी के मुहाने पे। किस नदी पे? नर्मदा। नर्मदा नदी के मुहाने पे स्थित है आलियावेट द्वीप। और उसके बाद एक और है खालियावेट द्वीप, ये स्थित है ताप्ती मुहाने पे। किसके मुहाने पे? खालियावेट ताप्ती के मुहाने पे स्थित है। उसके लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? ये करता है 90 डिग्री चैनल। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी हजारीबाग पठार को रांची के पठार से अलग करती है? हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करती है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ये भारत की पहली परियोजना थी। विद्युत परियोजना मतलब कि भारत जो बनाया गया था सबसे बड़ी परियोजना तभी यही थी, दामोदर, आज़ाद भारत का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थालघाट, बोरघाट और पालघाट दादा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? ये अवस्थित है पश्चिमी घाट श्रेणी में। कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट श्रेणी में। पश्चिमी घाट। हाँ, अगर इसको अरेंज करें तो सबसे ऊपर हो जाएगा, सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? थालघाट। सबसे ऊपर हो जाएगा थालघाट। उसके बाद हो जाएगा बोरघाट। उसके बाद हो जाएगा पालघाट। उसके बाद सेनकोटा। 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 ये उत्तर से दक्षिण की तरफ हम अगर पश्चिमी घाट को अरेंज करते हैं तो वहाँ जो दर्रा है वो पहले आता है थाल दर्रा, उसके बाद बोर, पाल, उसके बाद सेंट्रल दर्रा। उसके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ब्रेल या ब्राइल पहाड़ी का विस्तार पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों में? देखिए 3 से ज़्यादा राज्य में है, 4 में भी है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये असम में है, असम में फैला हुआ है। नागालैंड में है, नागालैंड। उसके बाद मेघालय में भी फैला हुआ है और मणिपुर में भी है, मणिपुर। तो याद रखिएगा। भारत में अवनालिका अपरदन से पीड़ित पठार कौन सा है? यह है मालवा का पठार। मालवा का पठार है और इसको चंबल नदी जो है ना, ये जैसे कि ये मालवा का पठार है तो चंबल नदी इसको पूरा ऐसे करके काटी हुई है, ऐसे करके पूरा नदी काटी हुई। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तथा इसकी अवस्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में किस दिशा की ओर है? दुनिया की सबसे ऊंची पठार जो है वो है तिब्बत का पठार, और तिब्बत का पठार जो है वो भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित है तिब्बत का पठार। उसके बाद आते हैं, दीघा समुद्री तटीय भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यह स्थित है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? कोरोमंडल तट स्थित है, जैसे कि भारत का मैप बनाते हैं तो कोरोमंडल तट ये पूर्वी मतलब कि भारत के पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी तट पर स्थित है। ये स्थित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक, ये हो जाता है मालाबार तट। इधर हो जाता है कोंकण तट। बीच में आता है केंद्रा तट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के दक्षिण छोर, पश्चिमी तट के दक्षिण छोर अवस्थित समुद्री तट मैदान को क्या कहते हैं? तो अभी तो बताए थे, क्या कहते हैं इसको? मालाबार तट। इसके बारे में पूछा, ये है मालाबार तट। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? भारत के उत्तरी मैदान, जैसे कि हम भारत का अभी मैप बनाते हैं, ये भारत का मैप हुआ, ये सॉरी, ये देखिए भारत का मैप हम बनाते हैं, ये भारत का मैप बनाए तो ये इधर का पूछ रहा है, इधर के बारे में पूछ रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो जानते हैं पंजाब का मैदान। किसका मैदान? पंजाब का मैदान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। लानकला लद्दाख सही है, बोमडीला सिक्किम, ये बोमडीला यही गलत है, बोमडीला है अरुणाचल प्रदेश में। गलत क्या है? तो बोमडीला कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद मेघालय के पठार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 49 कौन सा सत्य है? तो इसमें सत्य हो जाएगा, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। हाँ है, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। उसके बाद मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थ के निक्षेप नहीं मिलते हैं, ये गलत है। मेघालय का पठार अवस्थित चेरापूंजी नगण्य चट्टानों में से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है।
ये भी सही है। फिर आते हैं द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध समाप्त किस संधि से हुआ था? तो इसको याद करने का ट्रिक है म मंग श्री। इसको कैसे याद रखेंगे? ममंग श्री, ममंग से हो गया यहाँ पे, म से हो गया मैसूर की संधि, पहला हुआ था मैसूर की संधि से, दूसरा हुआ था मंगलोर की संधि से, तीसरा हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से, और चौथा में तो टीपू सुल्तान युद्ध के भूमि में ही मारे गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलोर की संधि, ममंग श्री। मैसूर संधि पहला, दूसरा मंगलोर संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 में अंग्रेजों और होलकर के प्रमुख के बीच तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सा संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? किस संधि पर किया गया था? मंदसौर की संधि से, मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि में। उसके बाद आते हैं फिर अंगल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, वो था लॉर्ड हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। फिर आते हैं नेक्स्ट, इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में सही है। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग अंगल नेपाल युद्ध सही है। उसके बाद फिर लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध सही है। फिर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, नहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, यहाँ पे होगा तृतीय अंगल युद्ध किसमें हुआ था? तृतीय अंगल मराठा युद्ध, ये नहीं होगा, गलत है। उसके बाद फिर आते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, गलत है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में था, इब्राहिम लोदी के बीच नहीं, गलत है। उसके फिर तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, नहीं टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। चौथे अंगल मैसूर युद्ध में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए षड्यंत्र मिर्जाफर ने अंग्रेजों के मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये सही है। सिराजुद्दौला का हार हुआ था मिर्जाफर की वजह से। उसके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन एक सुमेलित है? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था, ये गलत है। प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, अंग्रेज हार रहे थे इसलिए उन्होंने संधि कर लिया था। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, नहीं इसमें वो खुद हार गए थे दूसरे में, तब तो वो मारा गया था। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है। चतुर्थ अंगल मैसूर टीपू सुल्तान पराजित हुआ, वह युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया, ये सही है। युद्ध के समय वो चौथे अंगल मैसूर युद्ध में वो मारे गए थे। उसके निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेस्ली ने किया था, ये सही है, वेलेस्ली ने व्यापक प्रयोग किया था। सहायक संधि का वास्तविक शुरुआत 1799 में हुआ था, नहीं ये गलत है। वास्तविक शुरुआत हुआ था 1765 में, जिसमें अवध को सहायक संधि के तहत मतलब अवध के साथ सहायक संधि हुई थी 1765 में पहली बार। उसके बाद सहायक संधि का स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, ये भी गलत है। सहायक संधि पहले स्वीकार करने वाला पहला राज्य था कौन? नहीं ये तो सही है, सॉरी ये तो सही है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। ये कब किया था? ये किया था 1798 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत लागू करके 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर पर कब्जा कर लिया, ये सही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर दिया, नहीं अमान्य नहीं किया था, ये तो लागू ही किया था कि जिसके मतलब कि अगर संतान नहीं हुआ तो वो मतलब कि किसी राजा का संतान नहीं हुआ तो वो उत्तराधिकार के लिए किसी और को नहीं ले सकता है गोद, इसको अमान्य नहीं किया था, ये लागू किया था गोद लेने की प्रथा को, मतलब गोद नहीं लेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? वाणिज्य पूंजी, इसमें से सब सही है, इसको रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। उसके बाद सूर्यास्त का कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त शुरुआत किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त। उसके बाद कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए प्रारंभ किए जाने से संबंधित है? ये है अलेक्जेंडर रीड और मुनरो। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश संविधान से लिया गया, ये लिया गया जन्म आपात उपबंध लिया गया आपको आपात उपबंध लिया गया है वाइमार जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के संविधान जिसको बोलते हैं वाइमार। फिर आते हैं भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संकल्पना किससे लिए प्रेरित है? यह है फ्रांस से। किससे है? फ्रांस से या फ्रांसीसी क्रांति से। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है किससे? तो ये लिया गया है यूएसए से। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? ये भी लिया गया यूएसए से। किससे लिया गया? यूएसए से।
भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ये आधारित है कनाडा की प्रेरणा पर। कनाडा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति का विचार कहाँ से लिया गया था और इसका गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का विचार लिया गया था आयरलैंड से। किससे लिया गया था? आयरलैंड से। और कब और क्या कहा है कि इसका गठन कब किया था? इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ संविधान समिति का अध्यक्षता किसने किया था? संघ संविधान समिति का अध्यक्षता किसने किया था? इसका अध्यक्षता किया था नेहरू जी ने। नेहरू जी ने किया था अध्यक्षता। संविधान सभा के कार्यों पर यानी संघ संविधान संघ कहीं भी लगा रहे उस समिति का जो है वो अध्यक्षता नेहरू जी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के कार्यों पर गठित समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था? संविधान सभा के कार्यों पर गठित समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था? ये भी चुने गए थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की मसौदा समिति ने अपना पहला मसौदा किस वर्ष प्रस्तुत किया था? ये पहला मसौदा प्रस्तुत किया था 1948 को। मसौदा समिति से मतलब है प्रारूप समिति से। संविधान सभा के लिए किस जानवर को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? किसको अपनाया गया था? हाथी को। याद रखिएगा, ऑप्शन में शेर बाघ भी हो सकता है, तो हाथी होगा। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के रहने वाले थे। भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितनी है और भारत के सबसे नवीनतम बाघ अभ्यारण्य कौन सा? बाघ अभ्यारण्य भारत में अभी टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं और इसमें से सबसे नवीनतम है माधव नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर आते हैं भारत का पहला बाघ रिजर्व किसे घोषित किया गया था? पहला बाघ रिजर्व घोषित किया गया था, ये किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। किसको किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब किया गया था? 1973 में। और इसी में लाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया था? 1973। और पूछेगा प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था, ये लाया गया था 1992 में। फिर आते हैं नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है और किस राज्य में स्थित है? ये है नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन टाइगर रिजर्व। ये स्थित है आपको आंध्र प्रदेश में। दोस्तों तो 75 क्वेश्चन का हमने एनालिसिस करा दिया, सारा आंसर करा दिया है। धन्यवाद।